वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं और हम बात कर रहे थे कि आज फिर कई लोगों का पारा ऊपर जाएगा, कई लोगों का पारा नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर कुछ हाई होगा, कुछ लो होगा, कुछ की शुगर भी डाउन जाएगी। समझ गए हैं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैदान आज लगने वाला है। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मैदान में उतर जाएंगी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी से शाहीनों का मोराल हाई और जीत पर नजरें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही हमने पहले मैच के अंदर भी हालात देख लिए थे कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया। बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया। रिजवान ने अकेले नहीं स्कोर किया था। खैर कौमी टीम को मोहम्मद रिजवान पर मान है, तो बाबर आजम का बल्ला भी रन उगलने के लिए हर वक्त ही बेताब रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज बाबर आजम जो है 2 पे आउट नहीं होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। खैर कभी कभी बुरा दिन होता है अच्छे बैट्समैन का भी, जबकि मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी पर हैदर अली के हवाले से क्या फैसला होता है शाल, इसको बहुत ज़्यादा देखना होगा कि क्या आसिफ को वापस शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता। उस्मान कादर ने तो अच्छी बॉलिंग की थी, यकीनन लग रहा है कि वो तो खेलेंगे। और हम देखें तो दूसरी जानब जिम्बाब्वेन टीम में भी तब्दीली का इम्कान है। उधर T20 रैंकिंग में भी टॉप पोजीशन पर बाबर आजम को जो है वो देख रहे हैं हम। हो सकता है कि दूसरे नंबर पर वो आ चुके हैं। आगे मतलब वो अपने इसी जो वो जिस तरह से वो नाम बना रहे हैं और जिस तरह रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं, हम देखें कि मजीद भी वो जा सकते हैं। पहले भी वो T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर रह चुके हैं। अब एरन फिंच जो थे वो दूसरे नंबर पे मौजूद थे, बेहतरीन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा है। और अब बाबर आजम जो हैं दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर उन्होंने मलान को जो है हराना है, या कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स लेने हैं उन्होंने, और फिर पहले नंबर पर आना है। क्या जिम्बाब्वे की सीरीज़ में अगर दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें तो मलान के साथ जो रेटिंग का फ़र्क है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। हम उम्मीद तो करते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तेज तरीन 2000 रन वाला, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच में तो नहीं हो सका। रह गई है 60 रन, अब 58 रह गए होंगे क्योंकि 2 कर लिए। हाँ, 2 उन्होंने कर लिए लास्ट गेम में। और हम ये देखें कि अच्छी अगर इनिंग्स वो ना खेल सके या ना हुए तो क्या दिल बहुत टूटते हैं पाकिस्तानियों के जब बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा होता। खैर हमें ये देखना है कि तब्दीलियां क्या करनी है। क्या शर्जील को बेंच पर ही बिठाना है और अब वापस लेके आना है? हमने शर्जील को एक मैच खिलाया, हमने दानिश को चांस दिया है, दानिश का पहला मैच था, कहीं हम दानिश को तो आउट नहीं कर देंगे आसिफ को इन करने के लिए? और फिर जो सवालात उठ रहे हैं कि शुएब मलिक की वापसी होगी या नहीं होगी, क्या शुएब मलिक का रिकॉर्ड भी ऐसा ही था या फिर नौजवानों को मजीद चांस देने की ज़रूरत है, जिस तरह से यूनुस खान हैदर के हवाले से कह रहे हैं, आसिफ के हवाले से कह रहे हैं, तो अभी ये देखना होगा। लेकिन हमने मिसबा के हवाले से देखा है कि मिसबा जिसको चांस देते हैं उसको भरपूर चांस देते हैं। इफ्तिखार बहुत मुश्किल से, इशाल तो मैं क्या बताऊं कि बहुत मुश्किल से जो है ना टीम से आउट हुए हैं। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर भाई पहले तो ये बता दें, आज कोई तब्दीली होनी चाहिए? क्या शर्जील को बेंच पे ही होना चाहिए या शर्जील को ट्राई करना चाहिए? एक मैच के बाद ही वापस ले आएंगे दोनों सीरीज से? देखें, मेरे ख्याल में शर्जील को खिलाने की ज़रूरत है क्योंकि उसका नाम T20 की सीरीज़ में आया था, तो उसको चांस तो देना है हमने। अगर हम उसको चांस दिए बगैर हम लेके आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी फॉर्म कैसी है। इसमें कोई शक नहीं है, फ़खर जमान की जो फॉर्म लगी थी ODI में साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, उसकी वजह से उसका T20 में नाम डाला गया, अदरवाइज फ़खर जमान का नाम नहीं था। अब अगर फ़खर जमान आ गया तो अब क्या करें? शर्जील को चांस नहीं देना है? आपके ऊपर वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आगे सीरीज है, तगड़ी किस्म की सीरीज खेलनी है आपने, तो आप ट्राई तो करें उसको खिला के। हम हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि मिडिल ऑर्डर के जो लड़के हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप अपने लड़कों को एडजस्ट करके आप ट्राई तो करें कि किस लड़के को किस नंबर पे खिलाना है। जब आप नहीं ट्राई करेंगे तो आप कैसे आपको समझ आएगी। अब दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र किया था शुएब मलिक का। देखें, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, कोई भी सीनियर लड़का अगर टीम से बाहर होता है वर्ल्ड कप से पहले उसकी लॉबियां स्टार्ट हो जाती हैं, उसके लिए बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको टीम में वापस लाने के लिए, ट्विटर पे उसके लिए शुरू हो जाते हैं, टीवी चैनल्स पे उसके लिए बात करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कैंपेन चलती है ना, ये हमेशा वर्ल्ड कप से पहले हुआ है। तो शुएब मलिक के लिए कैंपेन चलने लग जाती है। मैं लोगों को ये बताता चलूं कि जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं ना शुएब मलिक के लिए, या वो कहते हैं जी दानिश अजीज ने क्या किया, तो फलाने ने क्या किया, तो हैदर अली ने क्या किया,
शोएब मलिक ने अपने कैरियर के पहले 50 जो मैचेस थे उसके, उसमें सिर्फ 2 50 थे शोएब मलिक के, ठीक है। उससे पहले उसके उस दौरान उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उसको भी तो खिलाया ना कप्तान ने, उसको भी कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, कप्तान ने समझा कि इसमें टैलेंट है एज अ बैट्समैन, हालांकि वो एज अ बॉलर टीम में आए थे, तो उन्होंने उसको खिलाते गए। उसके बाद वो शोएब मलिक बन गया बैटिंग में। तो इसी तरह आप किसी नए लड़के को लाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक नया लड़का आप उसको 2 मैच देख के टीम से बाहर कर दें या 4 मैच देख के टीम से बाहर कर दें। अच्छा किसी टीम तनवीर, हमने पहला T20 जैसे तैसे करके जीत ही लिया, लेकिन हमने देखा कि हमारी बैटिंग लाइन जो वो बहुत ही फ्लॉप रही। हम लोगों ने सिर्फ अगर देखें तो अपनी बॉलिंग की बिना पर हमने वो मैच जो है वो किसी न किसी तरह से जीत लिया। क्या देखते हैं कि बाकी जो चंद हमारे देख लें बैट्समैन वही सिर्फ अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बाकियों के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? मेरे ख्याल में ये जिम्बाब्वे से जो सीरीज है ना हमारी, ये भी शुक्र करें कि रमजानों में हो रही है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हम रमजानों में दुआएं करके ये सीरीज जीतेंगे। अगर रमजान ना होते तो शायद पहला मैच भी हम हार जाते। तो बात ये है कि इनके खिलाफ भी हम दुआएं कर करके जीतेंगे। इनके खिलाफ भी हम हमारा मिडल ऑर्डर कुछ नहीं करेगा तो फिर कहाँ पे करेगा? आपके सिर्फ ऊपर के 2-3 लड़के रन्स करते हैं, उसके बाद फिर वो बाकी बिल्कुल खाली है जगह। तो अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जिस तरह हैदर अली की मैं बात करता हूँ, हैदर अली को जो खिलाया जा रहा है वो गलत खिलाया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि एक ओपनर है, उसको जाके हम 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भेजते हैं, उसको कहते हैं जी जाओ तुम जाके हिटिंग करो, तो वो हिटिंग तो नहीं कर सकता ना, वो तो सारी जिंदगी ओपनर खेला है। तो हमारे पास नीचे के नंबर पे हम अगर सेंसिबल तरीके से टीम खिलाएं, किसी भी प्लेयर को खिलाए तो हमारी टीम परफॉर्म कर सकती है। मैंने कल एक जगह पे बात की थी कि बाबर आजम एज अ ओपनर खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्राई करनी चाहिए बाबर आजम को। देखिए ये जिम्बाब्वे की सीरीज बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाबर आजम अगर 4थे नंबर पे आके बैटिंग करते हैं तो उसका सिर्फ मेरा कहने का एक रीजन था कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि बाबर अगर मिडल सर्किल में खेले या 4थे नंबर पे आके खेले, हमारी जो बैटिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आप शर्जील को भी इस तरह चांस दे सकते हैं, फिर रिजवान 3रे नंबर पे खेले, फखर जमान और शर्जील दोनों ओपन खेले, बाबर आजम 4थे पे आए, हफीज को 5वें पे आए। हफीज और बाबर आजम जो दोनों एक साथ खेलेंगे, ये दोनों एक्सपीरियंस है, ये लेके चल सकते हैं और ये पूरे ओवर खेल सकते हैं। उसके बाद आपके पास सरफराज का ऑप्शन बाकी है। अगर हैदर अली कुछ नहीं कर रहा या दानिश अजीज आप खिला रहे हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो सरफराज आपके ऑप्शन है। आप ये मत सोचें कि सरफराज को सिर्फ एज अ विकेट कीपर ही खिलाना है, आप उसको एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं, या आप सरफराज को खिलाएं, सरफराज को कीपिंग करा लें, रिजवान को एज अ बैट्समैन खिला लें, तो सरफराज से आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तनवीर भाई हमें ज़रा ये बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं कि वाकई ये बात आमतौर पे हमें भी इधर बैठी समझ आ रही है कि हमारे 2 ओपनर्स हैं, उन दोनों में से पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच में एक भी चल जाएगा तो वो पूरे मैच का पांसा पलट सकते हैं। फिर हमारे मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो भी बाबर के नीचे आने से, रिजवान के नीचे आने से वो भी मसला हल हो जाएगा। हम नीचे हसन अली के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हसन अली की यही पोजीशन बनती है जितनी अच्छी वो हिटिंग कर रहे हैं, या फिर हम उनको थोड़ा सा प्रमोट करें, ऊपर लेकर आए? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हसन अली जो है अपनी बैटिंग जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, वो छक्के मार लेते हैं। इसी तरह ही आप प्लेयर बनाते किस तरह? हम अगर मैं फ़हीम अशरफ की बात करूं, फ़हीम अशरफ के बारे में हम कहते हैं जी ये ऑलराउंडर मिल गया हमें, लेकिन फिलहाल जो फ़हीम अशरफ बैटिंग कर रहा है वो ऑलराउंडर वाली बैटिंग तो नहीं है ना। ऑलराउंडर जो होता है वो परफॉर्म करता है, हर मैच में परफॉर्म करता है, रन्स करता है। अगर आपने फ़हीम अशरफ को अच्छा ऑलराउंडर बनाना है तो यार आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे ऊपर होता ना तो मैं फ़हीम अशरफ को सर्किल में बैटिंग करवा देता, सर 3रे नंबर पे उसको बैटिंग करवा देता कि तुम जाओ जाके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, जाओ तुम सर्किल में बैटिंग करो अगर तुम्हारी बैटिंग आती है। इसी तरह देखें आप अब्दुल रज़ाक वगैरह को क्या किया था, जब वसीम अकरम वगैरह ये लोग कप्तान थे, अब्दुल रज़ाक को 3रे नंबर पे बैटिंग करवाया करते थे। तो जिसको अगर आप ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो उसको फिर इस तरीके से आप ट्राई करते हैं। पूरी दुनिया में होता है, 6ठे 7वें नंबर के प्लेयर्स आपके सामने बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एक टाइम आया कि वो ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने लग गए। तो ये हमारे मसला ये है कि वो पत्थर पे लकीर है, जिसने 3रे पे जाना है उसने 3रे पे जाना है। शेन वॉटसन से तो ओपन करवा दिया। देखिए शेन वॉटसन की मैं मिसाल आपने नाम लिया है, मैं बहुत सारे लोग हैं, फिर उसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट में देख लेना, जॉनी बेस्टो 6ठे नंबर पे आता था,
जॉस बटलर नीचे नंबर पे आता था, फिर उसको ओडीआई में T20 में ओपन करवा दी इन लोगों को। फिर उसके बाद स्टॉइनिस ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, वो नीचे के नंबर पे बैटिंग करता था, उसको अब कभी कभार ऊपर बैटिंग करवा देते हैं। बहुत मिसालें हैं। तो इस तरीके से हमें भी ट्राई करनी चाहिए। हम क्यों नहीं ट्राई करते? उसकी वजह ये कि हम लोग डरते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो टीम ही चेंज हो जाएगी, हसन अली भी वापस आ जाएगा, शाहीन भी वापस आ जाएगा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा तनवीर, हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी की जो हमारी टीम पेश कर रही है, जिम्बाब्वे हम समझते हैं बहुत ही कमज़ोर टीम है, इसके बावजूद हमें दुआएं मांगनी पड़ रही हैं कि हम मैच जीत जाएं। हमने देखना है उसके बाद कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, हमने भारत के खिलाफ खेलना है, हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, मतलब हमने भारत और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ मुकाबला करना है, तो वो कैचेस भी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या देख रहे हैं, हमारी टीम उसके लिए तैयार है या फिर मजीद जो है वो हमें तैयारी की ज़रूरत है? देखिए, वर्ल्ड कप में आपको पता है ऐसे ही होता है कि हम उसमें भी अल्लाह के आसरे पे रहते हैं। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप जीते उसमें अल्लाह के आसरे पे थे ना। फलानी टीम बारिश हो गई तो हमें फायदा हो गया, फलानी टीम हार गई हमें फायदा हो गया, हम कुछ नहीं कर रहे। फलानी टीम हारेगी तो हमें फायदा होगा, दूसरी टीम बारिश का मैच खत्म हो गया हमें फायदा हो गया। इस तरह कर करके हम 92 का वर्ल्ड कप जीत गए। तो हम हर दफा इसी तरह ही करते हैं वर्ल्ड कप में कि दूसरा कुछ नहीं करेगा तो हमारे को फायदा होगा। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि हम लोग खुद कुछ नहीं किया हुआ हम लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताए ना, हमने क्या किया हुआ है? अभी तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम किसको खिलाएं। दूसरी टीमों ने अपने प्लेइंग 11 तैयार कर चुकी है वर्ल्ड कप, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। बाकी जो 15-16 लड़के 5-6 लड़के हैं वो उनके डगआउट पे बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि अगर इन 11 में से कोई अनफिट हुआ तो इसको खिलाएंगे। उनकी स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है। एक तो मैं हमारे अपने लोगों की बातें सुन के थक गया हूँ, जिनको समझ भी है क्रिकेट की और जिनको नहीं है। मुझसे सवालात करते हैं कि यार बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी कैसे होगी? शोएब मलिक का बैकअप तो है नहीं, हफीज का बैकअप तो है नहीं। अबे भाई, बैकअप बनाए जाते हैं, ऐसे बातों से बैकअप नहीं बनते। अब मुझे एक चीज बताएं, जी। अब आप लोग जिस जगह पे बैठे हुए काम कर रहे हो, अगर मैं नौकरी पे रखता हूँ आप लोगों को, क्या मैं ये बोलूंगा कि आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप क्या एक हफ्ते तक आप होस्टिंग करेंगे, अगर अच्छी नहीं करेंगे तो आपको मैं फारिग घर भेज दूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। मैं आपको टाइम दूंगा, मैं बोलूंगा भाई आपके पास 2 साल है, आपके पास 3 साल है, आपके पास साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इस दौरान अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको रखूं, कंटिन्यू करूंगा, वरना आपको फारिग कर दूंगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को बदल उनको कम से कम जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको ये तो बताएंगे आप टीम में रहेंगे। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। उम्मीद पाकिस्तान आज अच्छा खेल पेश करेगा। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन है और आज है किताब का आलमी दिन। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद किताब बीनी के शौक को फरोग देना है और अच्छी किताबें तहरीर करने वाले मुसन्निफीन की हौसला अफजाई बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना के दौरान जहाँ पर हमने देखा कि मायूसी, खौफ और वायरस का राज रहा, वहाँ तन्हाई में किताबें जो है वो हमारी बेहतरीन दोस्त रहीं, मुअव्विन रहीं। इल्म दोस्त माशरों में ऐसे दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क में भी किताबें लिखने वालों की, मुसन्निफीन की भी कमी नहीं है और किताबें पढ़ने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन जो अब नई जनरेशन देख रहे हैं उनमें थोड़ा सा रुझान कम हो गया। उसकी रीज़न जो है वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल है कि हम लोग मोबाइल पे सब कुछ देख लेते हैं या फिर हम लोग लैपटॉप पे देख लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किताब खरीदने की। तो मेरे ख्याल में ये रुझान जो कम हो रहा है, इसको हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। इसको कैसे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लाइब्रेरीज़ में तादाद कम क्यों होती जा रही है? अच्छा विशाल, ये सारा मामला तो है कि जी के किताब मतलब कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें इनको यूरोप में तो जी होता है सी पारा, वो बिल्कुल ठीक है। आज जो नौजवान हैं वो ये सवाल करते हैं अगर हमारे पास डिजिटल फॉर्म में किताब मौजूद है तो हमें हार्ड कॉपी की क्या ज़रूरत है? क्या इसका किताब का मकसद इल्म की तरसील नहीं है? तो अगर वो हमें इससे हो रही है, किताब से ही आता है। अब यही सवाल हमने करना है। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा किताब पढ़ने का मकसद क्या है? क्या हार्ड फॉर्म में किताब होना ही ज़रूरी है? जिस तरह हमारे नौजवान कहते हैं अगर हमें मोबाइल के अंदर एक किताब मौजूद है, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, तो फिर हमें आप क्यों कह रहे हैं कि आप किताब पकड़ें? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल में जो हमारी रवायत में एक बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि किताब को इसने सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है, ये यानी स्क्रीन ने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा देखिए, स्क्रीन को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते और इसकी अफादियत से इनकार भी कोई नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जरिए से जो हमें डाटा मिल रहा है ना जी, ये डाटा अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल। इस डाटा पर हमारा कंट्रोल नहीं है और बहुत सा अननेसेसरी डाटा हमारे पास आ जाता है। किसी भी खास तौर पर बच्चे की, नौजवान तो खैर बहुत ज्यादा देर हो गई है, हम बात कर रहे हैं बच्चे की जिसकी पैदा होने से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे की जी। उसके किरदार की जब तश्कील होती है तो उसकी तश्कील में सबसे अहम चीज ये है कि उसको बाहर से डाटा कैसा मिलता है। वो डाटा मिलता है उसके तरबियत के निज़ाम से और उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, उसका किरदार डेवलप होता है, उसका मिजाज डेवलप होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जमाने में हमारी रवायत ये थी कि घरों में सबसे प्रोमिनेंट जगह पर किताबें पड़ी हुआ करती थी। अब घर की सबसे प्रोमिनेंट जगह है, वहां स्क्रीन लगी होती है। जिस तरीके से एक मुकद्दस चीज है जिसके गिर्द सारे लोग आके तवाफ करते हैं या उसके गिर्द बैठ जाते हैं, इस तरह हमारे घरों के लिविंग रूम में सबसे मुकद्दस जो है वो एक स्क्रीन है जिसके इर्द गिर्द हम मुअद्दब होकर सारा दिन बैठे रहते हैं। अच्छा, अब यह है कि इसमें कसूर नौजवान का नहीं है, इसमें कसूर हमारे घर के अंदर डिसिप्लिन का है। अगर बच्चा अपनी माँ को सारा दिन हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ देखेगा और वो तो और घर के अंदर सब लोगों को दिखेगा तो किताब से उसका जी उचाट हो जाएगा। मेरे ख्याल में वक्त आपके पास कम होगा, मैं प्रॉब्लम की बजाय उसके सोल्यूशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम तो गुजारिश करता हूँ कि हम सब अपने घरों के अंदर नुमाया जगहों पर अलमारियां बनाएं जिनके अंदर किताबें मौजूद हों। जो हमारे जिनके बच्चे छोटे हैं वो हर रोज देखें कि अब्बा पता नहीं क्यों जब फारिग होते हैं तो किताब पढ़ते हैं, अम्मी जो है वो किताब पढ़ रही होती हैं। और हम बच्चों को जब भी खिलौने लेके दें तो खिलौनों में सबसे अहम चीज उसकी किताब होनी चाहिए। हमारे घर का कुछ बजट हर महीने किताबों की खरीदारी के लिए खर्च हो जिसमें हर के इंटरेस्ट की किताब मौजूद हो। बच्चों को स्टोरी बुक्स की तरफ लेकर आना चाहिए ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट और शौर पैदा हो कि हमें किताबें पढ़नी है, बड़े होकर भी उनका ये शौर जो है डेवलप रहे। आप सही कह रही हैं और इसका जो तरीका है वो रोल मॉडलिंग है। कभी भी नसीहत से, कभी भी तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। ये तब होगा जब घर में गुफ्तगू किताबों के बारे में होगी, घरों में किताबें नजर आ रही होंगी और लोग किताबें पढ़ रहे होंगे। देखिए ना, हमारे लिविंग रूम्स में जब बातें गैजेटरी की हो रही होंगी, ये हो रहा होगा कि कौन सा मोबाइल का मॉडल अच्छा है। जब मटेरियल पर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो बच्चों की प्रायोरिटी भी मटेरियल के मुताबिक बनेगी, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है, मैं एक पढ़ रहा था, तहरीर थी, उसका जो था मतन ये था कि मरने वालों के साथ किताबें भी मर जाती हैं। ये कितना अहम है कि इतनी किताबें इकट्ठी की होती हैं, क्या इसको डोनेट करने का भी एक कल्चर होना चाहिए कि लोगों को दे के जाए, उसके बाद वो रद्दी की टोकरी में होती हैं और रद्दी वाला ले जाता है वो किताबें? ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ ना ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसी से कंटिन्यूशन में मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दे। अगर डिसिप्लिन होगा बच्चा और हम एडल्ट भी डिसिप्लिन होंगे तो हम उस स्क्रीन से भी वही पर्पस अचीव कर लेंगे कि जो किताबों का है। और ये टेस्ट, जैसे आप बेटी कह रही थी ना, ये मसला है टेस्ट का। अब चूंकि टेस्ट डेवलप हो गया है स्क्रीन को देखने का, अगर कोई बच्चा स्क्रीन के जरिए से भी वो बुक रीडिंग कर रहा है तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन खतरा यह है कि इससे एक अननेसेसरी आ जाएगा। अच्छा, आपके सवाल का जवाब यह है कि देखिए, मैं हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक अलमारी में किताबें रखी हुई हैं। अच्छा, हमारी वो रिसेप्शन पे लड़की कहती है कि जी सर वो किताबें आप रख देते हैं, लोग चोरी करके ले जाते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि लोग किताबें चोरी करके ले जाते हैं। किताबें चोरी हो जाती हैं, जब किताबें चोरी हो जाती हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ने के लिए लेके गए हैं। तो किताबों को बांटना चाहिए, किताबों को सबसे छोटी सी बात मैं और आप ये तय कर लें कि किसी बच्चे को सालगिरह देनी है, किसी की शादी पे आपने कोई तोहफा देना है, किसी को आपने कोई और प्रेजेंटेशन कर देनी है, तो उसमें भले आप उसको सूट दें, भले, लेकिन उसके साथ एक किताब को जरूर शामिल करें ताकि उसकी अहमियत का अंदाजा हो। डॉक्टर साहब, मौज़ूआत की बात करें तो हमारे यहाँ किस तरह के मौज़ूआत पर ज़्यादा कुतब लिखी जा रही हैं और किस तरह के मौज़ूआत जो हमें ज़ेरे बहस लाने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ किताबों के लिखने की कोई कमी नहीं है। जैसे आप शुरू में इंट्रो में कहा था, किताबें तो हर मौजू पर लिखी जा रही हैं। एक जमाने में शायरी जो है, शायरी थोड़ी सी कम हुई थी, आजकल बहुत जबरदस्त शायरी की जा रही है, फिक्शन के ऊपर भी किताबें लिखी जा रही। दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप देखिए, आपकी और मेरी एक जिंदगी है ना, एक जिंदगी हमने जी है। फर्ज करें आपने किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, किसी शख्स का एक नॉवल पढ़ा है, कोई कहानी पढ़ी है, अब आपने उसकी जिंदगी में भी आप एक हिस्सेदार बन गए हैं। तो आप किताबों के जरिए से एक नहीं हजारों जिंदगियां जी सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप हिस्सा बने तो किताब ज़रूर पढ़िए, किताब पढ़ने की आदत अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ में किताब पकड़ना शुरू कर दें, आपको शायद शौक भी पैदा हो जाएगी, ये पढ़ लेनी चाहिए। मैं बचपन में स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी, मेरे बाबा ला कर दिया करते थे, और आज भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब टाइम मिले मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।